आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। अब जो भी बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारी डीओटी में एब्जॉर्ब हुए थे, उनका पेंशन का जो मामला था उसके बारे में मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूं कि किस पोजीशन पे है और क्या चल रहा है, कहाँ से कैट में केस हुआ, किस तरीके के तर्क रखे गए, किस तरीके से हाई कोर्ट गया केस, हाई कोर्ट में किस प्रकार की कन्वर्सेशन वार्तालाप चल रही है। इन सब तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए आप सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे नई से नई जानकारी अधिकारियों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, बीएसएनएल रिटायर्ड एम्प्लॉय से संबंधित, डीओटी रिटायर्ड एम्प्लॉय और अधिकारियों से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सके। नोटिफिकेशन बेल के माध्यम से जैसे ही वीडियो प्रकाशित होगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, बीएसएनएल पेंशन केस जो है, जब सरकार ने पेंशन को रिवाइज नहीं किया तो कैट में कुछ एम्प्लॉयज ने कैट में केस कर लिया था इसके खिलाफ, पेंशन रिवीजन के खिलाफ। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, बीएसएनएल पेंशन केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार ने अपने ही वादे से मुकरने की कोशिश की है क्या? और इसी सवाल पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ऐसा फैसला दिया जिससे पूरा मामला पलट गया। लेकिन अब सरकार इस फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। आखिर कैट ने क्या कहा, सरकार क्यों हार गई और हाईकोर्ट में अब क्या होगा, इन तीन बिंदुओं के ऊपर हम एक विश्लेषण और चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हम आप लोग किस स्टेज पे खड़े हैं और हम लोगों को कब तक इसका फायदा मिलने की संभावना है। डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं आपको समझाते हुए बताना चाहूंगा, यह मामला है उन बीएसएनएल कर्मचारियों का जो पहले डीओटी में सरकारी कर्मचारी थे और बाद में बीएसएनएल में अब्सॉर्ब हुए। उनकी मांग क्या थी? 1 जनवरी 2017 से पेंशन रिवीजन 7th सीपीसी के अनुसार, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के बराबर पेंशन। अब कैट में जब केस गया तो कर्मचारियों के तर्क क्या थे, कर्मचारियों की तरफ से जो हमारे अधिवक्ता थे उनके क्या तर्क थे? कर्मचारियों ने कोर्ट में सबसे मजबूत 4 तर्क रखे। नंबर 1, रूल 37A सबसे बड़ा तर्क। अब्जॉर्प्शन के समय साफ लिखा था पेंशन सरकार देगी और गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलेगी, ये 37A में स्पष्ट लिखा था। दूसरा तर्क था, गवर्नमेंट ने खुद प्रॉमिस किया था, 2000 के आदेश में कहा गया बीएसएनएल में जाने के बाद भी पेंशन गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से 100% मिलेगी, यानी सरकार ने खुद लिखित वादा किया था। तीसरा मजबूत जो पॉइंट कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से रखा गया, पेंशन गवर्नमेंट लायबिलिटी। रूल 37A सेक्शन 21 में साफ लिखा है पेंशन का पूरा बोझ सरकार का होगा और पेंशन जो है 100% कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा, इसलिए बीएसएनएल की फाइनेंशियल कंडीशन इररिलेवेंट है। चौथा और आखिरी जो मतलब मजबूत तर्क था, इक्वालिटी एंड पैरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को 7th सीपीसी मिला, बीएसएनएल अब्जॉर्बी को नहीं, यह सीधा भेदभाव है। अब सरकार, ये तो कर्मचारियों के जो 4 तर्क थे जिसके ऊपर केस आधारित और निर्धारित और निर्णय हुआ, सरकार के तर्क क्या थे? सरकार ने कहा, तर्क नंबर 1, बीएसएनएल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद ये लोग गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट नहीं रहे। दूसरा तर्क दिया, डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता, पीएसयू का फायदा और गवर्नमेंट पेंशन दोनों नहीं मिल सकते। तीसरा था, अगर पेंशन रिवीजन किया तो बाहरी आर्थिक बोझ पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो रखा सरकार ने, पहले भी केस हार चुके हैं अन्य कैट बेंचेस में, कई बेंचेस ने कहा पीएसयू में आने के बाद गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 4 तर्क सरकार ने कैट में रखा था। कैट का फाइनल फैसला क्या आया? अब सबसे बड़ा हिस्सा, कैट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा, सरकार ने खुद प्रॉमिस किया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन देने का प्रावधान बनाया था, ये सरकार ने कहा। रूल 37A क्लियर है, पेंशन गवर्नमेंट देगी, टर्म एंड कंडीशन प्रोटेक्ट रहेंगे। और सबसे बड़ी लाइन, सरकार ने अपने ही वादे से कैसे पीछे हट सकती है, ये कोर्ट ने कहा है। अब आप ये देखिए, फाइनल ऑर्डर क्या थे कैट के? पेंशन रिवाइज करो, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन के बराबर
करो, 10 हफ्ते में लागू करो। यानी कैट ने पूरी तरह कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। अब केस हाई कोर्ट में है और वहां क्या चल रहा है। अब सरकार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गई है। हाई कोर्ट में मुख्य सवाल होंगे, क्या पीएसयू एम्प्लॉय को गवर्नमेंट पेंशन पैरिटी मिल सकती है क्या रूल 37A लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देता है क्या फाइनेंशियल बर्डन वैलिड रीजन है इन 3 बिंदुओं के ऊपर ही केस मजबूत आधार पर लड़ा जा रहा है और इसके आधार पर ही कोर्ट जो है डिसीजन देगा। कैट का जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रिटर्न प्रॉमिस, क्लियर रूल, गवर्नमेंट लायबिलिटी। लेकिन हाई कोर्ट में फाइनल रियलिटी क्या है? एम्प्लॉय का केस लीगली टर्म में बहुत मजबूत है। गवर्नमेंट का केस पॉलिसी और फाइनेंस पर आधारित है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन देने का प्रावधान किया है, इसी आधार पर जो हाई कोर्ट का निर्णय और जो आदेश आएगा, ऐसा लगता है कि वो आदेश भी सरकार के पक्ष में नहीं, एम्प्लॉइज के पक्ष में आएगा। क्योंकि एम्प्लॉइज के पास मूलभूत आधार है कि सरकार ने पेंशन देने का वादा किया था। रूल 37A में सरकार ने वादा किया, लेटर निकाल करके पेंशनर को, डॉट पेंशनर को, कि 100% पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के फंड से मिलेगी। और इन सब तथ्यों के आधार पर कोर्ट संज्ञान लेकर के उम्मीद है, संभावना है कि हम आप लोगों के जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जो ऑब्जर्वी पर्सन्स हैं, उनके पेंशन का मुद्दा हल होगा और बहुत जल्द ही आप लोगों का पेंशन रिवाइज का केस हल होने वाला है। अब इसकी जो तारीख है कि तारीख के बाद जो ये फैसला आएगा, उस फैसले के आधार पर ही आगे सरकार निर्णय लेगी। इसी के साथ मेरे साथियों, मेरे प्यारे अधिकारियों, मेरे कर्मचारियों, आप सभी को हृदय से वीडियो देखने के उपलक्ष्य में धन्यवाद और प्रणाम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।